जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण जो है फैक्ट देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले की संभावना। यहाँ पे आज हम आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से संबंधित कुछ स्टेटमेंट भी देखेंगे, जहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला फैक्ट है, महाराष्ट्र के दलितों, बिहार के झारखंड आंदोलन तथा पिछड़े वर्गों को मार्क्सवादी परंपरा में विश्लेषण करती हैं। तो गेल ओम्बेट हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के दलितों और बिहार झारखंड के आंदोलन और पिछड़े वर्गों की मार्क्सवादी परंपरा से विश्लेषण करती हैं। अगला है, आर्थिक शक्तियों के संबंध से हमारा परंपरा से कोई छुटकारा नहीं है। यहाँ की कृषि में पूंजीवादी उत्पादन की विधियाँ यथार्थ की अपेक्षा केवल एक मिथक मात्र हैं। उत्पादन विधि एक जटिल मसला है और यह कतई जड़ नहीं है। एक विधि से दूसरी विधि का स्थापन सरलता से नहीं ले सकती है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह डीपी मुखर्जी का कथन है। यह कृषकों की जो है और परंपरा के संबंधित व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि आर्थिक शक्तियों के संबंध से हमारा परंपरा से कोई छुटकारा नहीं है। यहाँ की कृषि में पूंजीवादी उत्पादन की विधियाँ यथार्थ की अपेक्षा केवल एक मिथक मात्र है। उत्पादन विधि एक जटिल मसला है जो और यह कतई जड़ नहीं होती है, लेकिन एक विधि से दूसरी विधि का स्थापन सरलता से नहीं लिया जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा कि जब उत्पादन विधि में परिवर्तन होता है तो वह आसानी से नहीं होता है, परिवर्तनशील है लेकिन वह आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, किसने आधुनिकता को संदेह की दृष्टि से देखा है? वे कहते हैं कि आधुनिकीकरण विशुद्ध रूप से पश्चिमीकरण है और इसीलिए यह कभी भी स्थानीय परंपराओं को रास नहीं आती है, द्वंद्व हमेशा बना रहता है। तो यह स्टेटमेंट जो है डीपी मुखर्जी का है। इन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण और परंपराओं में द्वंद्व हमेशा बना रहता है। इन्होंने आधुनिकीकरण को फर्जी अवधारणा भी कहा है। अगला स्टेटमेंट है सामाजिक क्रिया के 4 आयाम, अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता, संज्ञानात्मक स्तर, रागात्मक स्तर और मूल्यांकनात्मक स्तर। यह किसने दिया है? तो पार्सन्स है जिन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 आयामों की चर्चा की है और यह PYQ है, पूछा गया क्वेश्चन है। अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता, संज्ञानात्मक स्तर, रागात्मक स्तर और मूल्यांकनात्मक स्तर की चर्चा इन्होंने की है। अगला है, आधुनिकता की सामान्य धारणा को भ्रमित मिस्टेक धारणा कहते हैं। आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है, रिलेटिव टू सोसाइटी है। यह कथन संबंधित है तो यह दीपांकर गुप्ता है। इन्होंने समूह सापेक्षिक की अवधारणा दी है। इन्होंने आधुनिकता की सामान्य धारणा को एक मिस्टेक अर्थात मिस्टेक, इनकी पुस्तक है मिस्टेक मॉडर्निटी करके, उसमें इन्होंने इसकी चर्चा की है। अगला है, पीजेंट हिस्ट्री इन साउथ इंडिया 1985। तो यह लूडन की पुस्तक है। यह भी अभी हाल फिलहाल MP सेट के एग्जाम में शायद पूछा गया था। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लागू करने में स्थानीय समुदायों की स्वायत्ता ऑटोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लागू करने में स्थानीय समुदायों की स्वायत्ता ऑटोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन जो है डी लूडन से संबंधित है। भारतीय समाज की यथार्थता को समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति की एक अधिकता को मान्यता देनी पड़ेगी, कि भारत में अनेक जो संस्कृतियां उनको मान्यता देनी पड़ेगी। तो यह स्टेटमेंट किसकी है? तो यह स्टेटमेंट जो है TK उम्मन की है। अगला स्टेटमेंट है कि मध्यम वर्ग पर पश्चिमी देशों का एक पागलपन चढ़ा है। इस पागलपन में
उसने उपभोग को ही अपना जीवन शैली बना लिया है। तो यह जो कथन है यह दीपांकर गुप्ता की है और अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में ही यह इन्होंने बताया है। और जो इनकी पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी कई बार एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है। अगला है द ग्रेटर कॉमन गुड। द ग्रेटर कॉमन गुड पुस्तक 1999 में अरुंधति रॉय की है। यह भी अभी हाल के किसी एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है। अगला है किसी भी समाज में बहुल आधुनिकताएं नहीं हो सकती हैं। मल्टीपल मॉडर्निटी जो है नहीं हो सकती है। यह किसने किया है? तो यह आइजन स्टेड है, जिन्होंने एंथनी गिडिंग्स की आलोचना करते हुए यह बताया है। अगला है हमारे देश में परंपराओं ने आधुनिकता के साथ अनुकूलन कर लिया है और यहाँ परंपराओं का आधुनिकीकरण हो रहा है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे देश में परंपराओं या पूछा जाता है परंपराओं के संदर्भ में किसने आधुनिकता की व्याख्या की है, तो वह योगेंद्र सिंह है। इन्होंने कहा परंपराएं आधुनिकता से अनुकूलन कर लिया है और यहाँ परंपराओं का आधुनिकीकरण हुआ है। अगला है आधुनिकता का सीधा संबंध वैचारिकी के साथ है। इसका अर्थ हुआ कि आधुनिकता और परंपरा में अंतर मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो पार्सन्स का मानना है कि आधुनिक विचारधारा और परंपरागत विचारधारा के जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनमें अंतर जब आ जाता है, उसी अंतर के आधार पर हम कहेंगे यह व्यक्ति आधुनिक हो गया है, मॉडर्न हो गया है। इन्होंने कहा जब विचारों में परिवर्तन हो जाता है तो परंपरागत विचार को छोड़कर जब नए विचारों में व्यक्ति शिफ्ट होता है तो उसे इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति आधुनिक होता है, अर्थात विचारों के माध्यम से इन्होंने आधुनिकता को परिभाषित किया है। अगला है आधुनिकता के मूल्यों के क्रियान्वित किया जाता है तो परंपराएं विकल्पों के अपनाने में आड़े आती हैं। तो इन्होंने कहा जब हम आधुनिक मूल्यों को अनुकरण लेते हैं या अपनाते हैं तो परंपराएं उनका विरोध करती हैं। तो इसे इन्होंने ध्रुवी भागीकर भी कहा जा सकता है। इन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता के जो मूल्य हैं दो ध्रुवों पे रहने वाले मूल्य की तरह हैं। तो यह पार्सन्स है। अगला है वे समाज जो आधुनिक होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भावात्मक तटस्थता, विशिष्टता, सार्वभौमिकता, उपलब्धि और सामूहिकता के मूल्यों को अपने व्यवहार में लाएंगे। तो यह जो स्टेटमेंट है पार्सन से संबंधित है। इन्होंने कहा कि जब भावात्मक तटस्थता, विशिष्टता, सार्वभौमिकता और उपलब्धि और सामूहिकता की जब विचारधारा को या मूल्य को व्यवहार में अपने लाते हैं तो व्यक्ति जो है आधुनिक हो जाता है या समाज वह आधुनिक हो जाता है। एक तरह से इन्होंने आधुनिकता की यह विशेषताएं ही बताई हैं। अगला है आधुनिकता का एक अनिवार्य लक्षण आंदोलन है और कभी कभी ये आंदोलन क्रांति का रूप ले लेती है। तो किसने कहा आधुनिकता का एक अनिवार्य लक्षण आंदोलन है और कभी कभी ये आंदोलन क्रांति का रूप ले सकते हैं। तो आइजन स्टेड है जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। अगला है इंडिया अनोदर मिलेनियम 2000। तो इंडिया अनोदर मिलेनियम 2000 जो पुस्तक है यह रोमिला थापर की है। इसमें दलितों का आधुनिकता के प्रति जो बोध या विश्लेषण है उनकी चर्चा इन्होंने की है। अगला है परंपरा व्यक्ति केंद्रित नहीं है। यह स्टेटमेंट टीपी मुखर्जी का है। इन्होंने कहा परंपरा व्यक्ति केंद्रित नहीं होता, परंपराएं समाज केंद्रित होती हैं, समाज के द्वारा निर्धारण की जाती है। अगला है भारतीय समाज की परंपराओं में व्यक्ति की धारणा कोई स्थान नहीं रखती है और जाति, आदिवासी, ग्रामीण समुदाय, परिवार की व्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य परंपराएं करती हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है लुइस ड्यूमो की है। इन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस 1970 में बताया कि भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं वह व्यक्ति की उसमें व्यक्तिगत धारणा का कोई स्थान नहीं है। जाति, आदिवासी, ग्रामीण समुदाय और परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जोड़ने का कार्य परंपराएं करती हैं। अगला है माधोपुर उत्तर प्रदेश का अध्ययन बर्नार्ड कोहेन ने किया है।
किसने कहा कि हमें भारत में नई परंपरा बनानी चाहिए जिसमें मार्क्सवाद हो, वेदांत हो और प्रजातंत्र हो? तो डीपी मुखर्जी का स्टेटमेंट है कि हमें भारत में नई परंपरा बनानी चाहिए जिसमें मार्क्सवाद हो, वेदांत हो, प्रजातंत्र हो। अगला है ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज में परंपरा और आधुनिकता की व्याख्या मिल्टन सिंगर करते हैं। इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु एवं बृहद परंपराओं की भी चर्चा की है अपने अध्ययन में। अगला है किशनगढ़ी अलीगढ़ का अध्ययन किसने किया है? तो मैकी मैरियट हैं। मैकी मैरियट भी रॉबर्ट रेडफील्ड से प्रभावित थे। इन्होंने भी लघु और बृहद परंपरा का जो अध्ययन किया है उसमें सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण के रूप में किया है। इन्होंने लघु परंपराओं को स्थानीयकरण, जब लघु परंपराएं बृहद स्तर पर जानी जाने लगती हैं उसको इन्होंने सार्वभौमिकरण कहा। जब बृहद परंपराएं लघु स्तर मतलब लघु होती जाती हैं, स्थानीयता ले लेती हैं, अर्थात उनका जो है प्रसार कम हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, किसी एक स्थान पर हो जाता है, उसी को इन्होंने एक स्थानीयकरण या स्थानीयकरण कहा है। अगला है किसका कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से परंपरा को ही करती है। यह भी देखा गया है कि कई बार आधुनिकता के हाथों परंपरा अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा शब्द मिस्टेक है। यह योगेंद्र का स्टेटमेंट है कि आवश्यक नहीं है कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से परंपरा को हानि करती हो या हानि पहुंचाती हो। यह भी देखा गया है कई बार आधुनिकता जो है हाथों हाथ परंपरा को अधिक शक्तिशाली बना देती है। योगेंद्र सिंह। अगला है क्रियाओं के 4 स्तरों की चर्चा की है। अभिप्रेरणात्मक उन्मेषता, संज्ञानात्मक स्तर, रागात्मक स्तर और मूल्यांकनात्मक स्तर। तो यह पार्सन्स है। अगला है सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था की चर्चा की है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है पार्सन से संबंधित है और यह भी PYQ क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है UGC नेट एग्जाम में। अगला है आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं को समन्वित करते हुए अपने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं को समन्वित करके अपने सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत की बात करते हैं पार्सन्स। अगला है पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए 4 प्रकारों के पैराडाइम को प्रस्तुत किया और वह प्रकार्यात्मक पूरी आवश्यकता या एजिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए 4 प्रकारों या पैराडाइम की चर्चा की है जिसको इन्होंने एजिल मॉडल दिया है। तो यह भी PYQ क्वेश्चन है। तो जो 4 प्रकार के इनके मॉडल हैं एजिल मॉडल में, उसमें अनुकूलन या एडॉप्शन, G माने गोल अटेनमेंट या लक्ष्य प्राप्ति, I माने इंटीग्रेशन एकीकरण और L माने लेटेंसी या प्रतिमान अनुरक्षण के रूप में देखा जाता है। अगला है केवल उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जो मानवता विरोधी हैं। तो गांधी और नेहरू का मानना है कि केवल उन्हीं परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जो मानवता के विरोधी हैं। अगला है किसने पहली बार आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को परिप्रेक्ष्य में देखा है? तो आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में देखने का जो श्रेय दिया जाता है वह योगेंद्र सिंह को दिया जाता है। इनकी पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और दूसरी पुस्तक है कल्चरल चेंज इन इंडिया 2000 में। ये दोनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है योगेंद्र सिंह के परिप्रेक्ष्य से। अगला है आधुनिकता ने परंपरागत समाजों को एक नई भूमिका संरचना, रोल स्ट्रक्चर प्रदान की है। तो यह योगेंद्र सिंह का कथन है कि आधुनिकता ने परंपरागत समाजों को एक नई भूमिका संरचना प्रदान की है। अगला है
फोर्डवाद की अवधारणा का ताल्लुक उत्तर उद्योगवाद व्यवस्था के एक विशेष संगठन से है जिसके द्वारा उच्च पूंजीवाद में मात्रा में उत्पादन को व्यवस्थित किया है। तो हेनरी फोर्ड जो है फोर्डवाद के जनक हैं। इनका मानना है कि उत्तर उद्योगवाद व्यवस्था के एक विशेष संगठन जिसके द्वारा उच्च पूंजीवाद में बहुमात्रा में उत्पादन को व्यवस्थित किया जाता है वह फोर्डवाद है। फोर्डवाद का संबंध सीधा उत्पादन में वृद्धि करना है। यह भी PYQ क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में। अगला है फोर्डवाद में उत्पादन वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, तो इसे टेलरवाद भी कहते हैं। तो यह भी PYQ है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेडरिक बिस्लो टेलर ने कहा है कि फोर्डवाद में जब उत्पादन वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तो इसे हम टेलरवाद भी कहते हैं। तो फ्रेडरिक बिस्लो टेलर ने यह दिया है। अगला है उत्तर फोर्डवाद को लोकप्रिय बनाया है। तो उत्तर फोर्डवाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो दिया जाता है वह मिचेल पाइयोरो और चार्ल्स शेबेल को दिया जाता है। इनकी पुस्तक है द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड। द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड में इन्होंने उत्तर फोर्डवाद शब्द का जो है उपयोग किया है। अगला है औद्योगिक समाज को बहुत बड़ा झटका सूचना प्रक्रिया तकनीकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ने दिया है। अतः संपूर्ण उत्पादन का आधार बहुमात्रा उत्पादन हो गया है। तो यह मैनुअल कैसेल्स का कथन है। इन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात की है। इन्होंने कहा औद्योगिक समाज को बहुत बड़ा झटका सूचना प्रक्रिया तकनीकी ने दिया है। अब संपूर्ण उत्पादन का आधार बहुमात्रा उत्पादन हो गया है। अगला है यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें विचार सूचना ज्ञान के अन्य प्रकार की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अर्थव्यवस्था में श्रमिक शक्ति को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, वस्तुओं का वितरण नहीं करना पड़ता। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ज्ञान की अर्थव्यवस्था कहा है। तो यह भी अभी PYQ क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें सूचना ज्ञान अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इस अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को श्रम शक्ति अर्थात शारीरिक श्रम जो है नहीं करना पड़ता है, वस्तुओं का वितरण भी नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ज्ञान की अर्थव्यवस्था इन्होंने कहा है। उत्तर फोर्डवाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका जो है मिचेल पाइयोरो और चार्ल्स शेबेल ने दिया है। तो यह रिपीट हो गया है। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक 1971 में आई है। तो यह अलेन टोरेन से संबंधित है। यह भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी खास करके मैचिंग में दे देता है। अगला है उत्तर औद्योगिक समाज के केंद्र बिंदु ज्ञान और सूचना का नियंत्रण है। ऐसे समाज में तकनीकी समाज का पलड़ा सबसे भारी होता है। तो उत्तर औद्योगिक समाज को तकनीकी समाज का नाम देते हैं एलन टोरेन। इन्होंने कहा है कि इसका केंद्र बिंदु जो है ज्ञान और सूचना होता है और ऐसे समाजों में जो है तकनीकी ज्ञान का पलड़ा सबसे भारी होता है। अगला है औद्योगिक समाज में वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत श्रम के आधार पर निर्धारित की जाती है। उत्पादन में जितना श्रम लगता है उसी आधार पर वस्तु का मूल्य तय किया जाता है। उत्तर आधुनिकता में यह पैमाना नहीं रहा है। अब श्रम का स्थान अब सूचना ने ले लिया है। अब श्रम स्रोत नहीं रहा है, अब सूचना स्रोत बन गया है। तो यह कथन जो है डेनियल बेल ने उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में दिया है कि श्रम का स्थान अब सूचना ने ले लिया है। अब श्रम स्रोत नहीं रहा है, सूचना मुख्य स्रोत उभर कर आया है। अगला है सूचना समाज वास्तव में उत्तर औद्योगिक समाज न होकर एक उत्तर कृषिक समाज है, पोस्ट एग्रियन सिटी। तो किसने कहा सूचना समाज वास्तव में उत्तर औद्योगिक समाज न होकर एक उत्तर कृषिक समाज है? तो यह कैसल्स तथा टोरेन है।
अगला है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो पुस्तक है यह मैनुअल कैसल से संबंधित है। अगला है फेयरवेल टू द वर्किंग क्लास 1982 जो है पुस्तक किसकी है, तो द फेयरवेल टू द वर्किंग क्लास 1982 आंद्रे गोर्ज की जो है पुस्तक है। यह विभाजित समाज या डिवाइडेड सोसाइटी की अवधारणा इन्होंने दी है। अगला है घर के काम में पढ़ाईकरण की चर्चा की है। तो आंद्रे गोर्ज हैं जो घर के कामों में भी कमोडिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क पढ़ाईकरण की चर्चा किया। तो इन्होंने यह जो पढ़ाईकरण है इन्होंने कहा कि जो आज के समय में घरेलू कार्य है जैसे सफाई करना, साग सब्जी काटना, तो यह सब भी कार्य जो है श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है, उसका भी वस्तुकरण हो गया है। उसके लिए भी जो है श्रमिक मिल रहे हैं वो कार्य करने के लिए। अगला है उत्तर औद्योगिक समाज युग की जीवन धारा। सूचना तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो उत्तर औद्योगिक समाज युग की जीवन धारा सूचना तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यह कथन जो है जॉन एलेन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन में आपको मैनुअल कैसल्स भी दे देगा। तो आपने इंफॉर्मेशन सोसाइटी मैनुअल कैसल को पढ़ा है तो वहाँ पे राइट आंसर उसको मार्क कर देंगे। तो इसलिए इसको ध्यान रखने है कि उत्तर औद्योगिक समाज युग की जीवन धारा सूचना तकनीकी है। यह स्टेटमेंट जॉन एलन से संबंधित है। अगला है उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सामाजिक संस्थाएं दब जाती हैं। भूमंडलीय समाज अर्थात ग्लोबल की दिशा की ओर ले जाने वाला एक युगांतर लाता है। और वैश्वीकरण समाज जो है उत्तर आधुनिक समाज जो है वैश्वीकरण समाज की ओर हमें ले जाता है, ऐसा मानना किसका है, तो जिम मैक्यूगनन जो है जिम मैक्यूगनन उनका कथन है कि उत्तर आधुनिकता एक संस्कृति और ज्ञान मीमांसा की दशा है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक समाज की जो संस्थाएं दब जाती हैं और यह हमें वैश्वीकरण समाज अर्थात ग्लोबल की दिशा की ओर ले जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है और यह विखंडित फ्रेगमेंटेड आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल जाते हैं और उत्तर आधुनिकता में बहुत संस्कृतियों का निवास हो सकता है। तो रिचर्ड गोट का कथन है कि उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने का एक स्वरूप है। यह एक फ्रेगमेंटेड अर्थात विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खुलते हैं। उत्तर आधुनिक समाज बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। तो यह रिचर्ड गोट का कथन है। अगला है उत्तर आधुनिकता का मतलब एक ऐतिहासिक काल से है। यह काल आधुनिकता के काल में समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। अगला है उत्तर आधुनिकता का संदर्भ सांस्कृतिक तथ्यों से है। इनका मतलब है कला, फिल्म, पुरातत्व और इसी तरह के सांस्कृतिक वस्तुओं से है। यह संपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक है। इसके बाद उत्तर आधुनिकता सामाजिक सिद्धांत का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जो सामान्य समाजशास्त्री सिद्धांत से भिन्न हो। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट है यह जॉर्ज रिटर से संबंधित है कि एक ऐतिहासिक काल से है जो आधुनिकता के बाद आता है और यह संपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक है अर्थात उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में देखा है और इन्होंने कहा कि यह समान समाजशास्त्री सिद्धांत से भिन्न है। अगला है उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत में अंतर किया है। तो जॉर्ज रिटर हैं जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत में अंतर किया है। अगला है उत्तर आधुनिकता शब्द गढ़ा है। उत्तर आधुनिकता शब्द गढ़ा है अर्थात लियोटार्ड हैं जिन्होंने उत्तर आधुनिकता शब्द को दिया है। अगला है उत्तर आधुनिकता की परिभाषा महान वृत्तांत में अविश्वास करना है। हमें शकलता टोटलिटी के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए।
इसकी अपेक्षा हमारी सक्रियता विशिष्टता के प्रति होना चाहिए। वास्तव में उत्तराधुनिकता केवल अधिकृत व्यक्तियों का औजार नहीं है, इसका लक्ष्य विशिष्टता के प्रति संवेदनशीलता है और यह वस्तुएं जो हमें अनुपयुक्त लगती हैं उन्हें उदारता के साथ स्वीकार करने की योग्यता पैदा करता है। तो उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में जो यह स्टेटमेंट है लियोटार्ड का है कि हमें महान वृत्तांतों में अविश्वास करना चाहिए। आधुनिकता की जो भी डिफिनेशन दी है उसमें अविश्वास करना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें जो टोटलिटी है उसके खिलाफ जो है, समानता के खिलाफ, सकलता के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ना चाहिए और हमें विशिष्टता की ओर बढ़ना चाहिए। वास्तव में आधुनिकता केवल अधिकृत व्यक्तियों का औजार नहीं है, इसका लक्ष्य विशिष्टता के प्रति संवेदनशील करना होता है। तो यह जो स्टेटमेंट है लियोटार्ड द्वारा दी गई है। अगला है महान वृत्तांतों के भव्य और विशाल सिद्धांत या विश्वास हैं जो समाज के गतिविधियों तथा समाज की प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। मार्क्सवाद और प्रकारवाद इसके दृष्टांत हैं। यह सभी उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्री महान वृत्तांतों को अस्वीकार करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो उत्तर आधुनिकता वाले समाजशास्त्री हैं वह जो भी आधुनिकता में महान वृत्तांत रहे हैं, मार्क्सवाद, प्रत्यक्षवाद, सबको अस्वीकार करते हैं। तो ऐसा मानना है जीन बॉड्रिलार्ड का। अगला स्टेटमेंट है उत्तर आधुनिकता कुछ न होकर अति यथार्थ हाइपर रियलिटी है और यह अति यथार्थ की प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। प्रतिकृति का आधार जनसंचार है। इस युग में लोगों के विनिमय का आधार प्रतीकात्मक विनिमय है, सिंबॉलिक एक्सचेंज होता है। तो यह किसका मानना है? बॉड्रिलार्ड का मानना है कि आधुनिकता और कुछ न होकर अति बौद्धिकता या अति यथार्थ या हाइपर रियलिटी है। और इन्होंने कहा कि जो लोगों में, उत्तर आधुनिक समाज में लोगों में संचार का साधन होगा वह सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होगा। अगला है उत्तर आधुनिकता को संस्कृति का एक पैराडाइम के रूप में रखना केवल एक पूंजीवादी प्रक्रम है। तो जेम्सन का कहना है कि आधुनिकता को संस्कृति के एक पैराडाइम के रूप में रखना केवल एक पूंजीवादी प्रक्रम है। अगला, संस्कृत एक ऐसी वाहियात वस्तु है जिसकी रग रग में खून पीने की लालसा है और यह गरीब गुरबों का खून पीती है। तो संस्कृत एक ऐसी वाहियात वस्तु है जिसकी रग रग में खून पीने की लालसा है और यह गरीब गुरबों का खून पीती है। यह स्टेटमेंट जो है जेम्सन से संबंधित है। अगला है उत्तर आधुनिकता का संबंध मार्क्सवाद के साथ जोड़ते हुए आज के पूंजीवाद को विलंबित पूंजीवाद या लेट कैपिटलिज्म किसने कहा है? तो विलंबित पूंजीवाद की बात करते हैं फ्रेडरिक जेम्सन। अगला है स्त्रियों की शिक्षा एवं उनकी राजनीति जागृति ने उस कुल्हाड़ी को तेज कर दिया है जिसकी सहायता से हिंदू सामाजिक जीवन की जो हिंदू समाज है वह जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। तो ऐसा के.एम. पढ़कर के द्वारा कहा गया है कि स्त्रियों में जब शिक्षा बढ़ती है तो उनमें राजनीतिक जागृति आती है और जो भी कुप्रथाएं हैं उनको तोड़ने में या उसको साफ करने में यह कार्य करती है। अगला है प्रतियोगिता सामाजिक संपर्क से रहित अंतःक्रिया है। तो पाक और बर्गेस कहते हैं प्रतियोगिता सामाजिक संपर्क से रहित अंतःक्रिया है। अगला है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है, ग्रीन का मानना है। अगला है यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से वह समाजशास्त्री भी है क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। तो डॉन मार्टिनडेल का यह कथन है कि अगर मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री भी है क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। अगला है भूमि जातियां पैदा करती हैं जबकि मशीन वर्ग बनाती है, यह माइकल यंग का कथन है। अगला है सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं, यह मैकाइवर का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का
हृदय है। अगला है पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप से आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है। तो आंद्रे बताई है कि इन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप से आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है। साइबर सोसाइटी जो है रिस्टवेन बी जोन्स ने इसकी चर्चा की है। ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साइबर सोसाइटी तो यह इस समय बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम या अदर साइबर नेटवर्किंग या विकास है, तो यह सब पूछा जाता है। तो रिस्टवेन जी जोन्स है जिन्होंने साइबर सोसाइटी की बात की है। भारत को जाति समाज माना है, तो भारत को जाति समाज लुईस ड्यूमो मानते हैं, और भारत के जाति मॉडल की जो चर्चा की है वह आंद्रे बेते करती हैं। अगला है निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना की जो बात करते हैं वह मैकाइबर करते हैं। निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना की बात करते हैं मैकाइबर। अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस की बात जो की है वह रॉबर्ट एफ बेल्स ने की है। तार्किक संकल्प के अभाव जो अवधारणा है वह हीगल से संबंधित है। परालौकिकता की बात करते हैं मैक्स वेबर बात करते हैं। होर्ड ने संयोग से निर्मित होने वाले समाज को क्या कहा है? तो सरल बहुखंडी समाज कहा है जो संयोग से निर्मित होता है। अगला है भारतीय परंपरा में निहित परालौकिकता में विश्वास, अतार्किकता एवं सोपान जैसे लक्षणों ने भारत में आधुनिक पूंजीवादी के विकास को बाधित किया है। तो यह स्टेटमेंट जो है मैक्स वेबर से संबंधित है कि भारतीय परंपरा में जो परालौकिक दूसरे लोग की जो भावना या विश्वास है या अतार्किकता है यह भारत में आधुनिक पूंजीवाद के विकास को बाधित करती है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।